जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। बात कर लेते हैं दिन भर की सारी बड़ी खबरों की, जहां सबसे पहले आपको बताएंगे यूएनएससी में पाकिस्तान की एंट्री और भारत की मुश्किल बढ़ी। जी हां, चीन के साथ गठजोड़ बढ़ाएगा टेंशन। जी हां, एंटी इंडिया अभियान चलाएंगे ये दोनों के दोनों मिलकर दोस्तों। साथ ही साथ बताएंगे श्रीलंका के नए राष्ट्रपति ने मोदी समर्थित ले लिया है बड़ा फैसला दोस्तों, चीन को दे दिया है तगड़ा झटका। तो वहीं बताएंगे बांग्लादेश में अब हिंदुओं को लेकर धमकी दे रहे हैं कट्टरपंथी, कह रहे हैं अगर भारतीयों से बात की तो गायब कर दूंगा। जी हां, तो वही बताएंगे इस दिन संसद में पेश होगा वन नेशन वन इलेक्शन वाला बिल। 2 विधेयक ला रही है मोदी सरकार, सारी जानकारियां विस्तार से बताने वाले हैं। बस आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। और खबरों में आगे बढ़ने से पहले इस देश का निरंतर समर्थन करते हैं तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद कहते हुए अंत में वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। तो बात कर लेते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर की, जहां एंटी इंडिया अभियान चलाएगा पाकिस्तान। यूएनएससी में पाकिस्तान की एंट्री और भारत की मुश्किल बढ़ी, चीन के साथ गठजोड़ बढ़ाएगा टेंशन। दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के कई सदस्य अगले साल यानी 1 जनवरी 2025 से बदलने जा रहे हैं। परिषद में कुछ गैर अस्थायी सदस्यों की एंट्री हो रही है। इन सदस्यों में एक पाकिस्तान भी है। पाकिस्तान को 2 साल के कार्यकाल के लिए निर्वाचित गैर स्थायी यानी टेम्परेरी सदस्य के रूप में यूएनएससी में 1 जनवरी को एंट्री मिल जाएगी। पाकिस्तान का यूएनएससी में ये 8वां कार्यकाल होगा। पाकिस्तान के इतिहास को देखते हुए उसकी ये एंट्री भारत के लिए परेशानी बढ़ाने वाली हो सकती है। द हिंदू की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान का यूएनएससी में आना इस मायने में भी महत्वपूर्ण है क्योंकि जो 10 नए सदस्य आ रहे हैं उनमें से आधे इस्लामिक सहयोग संगठन यानी ओआईसी से हैं, जिनसे पाकिस्तान को कई मौकों पर फायदा मिलता रहा है। पाकिस्तान के लिए एक तरफ ये देश होंगे तो दूसरी ओर चीन है। कई मुद्दों पर रशिया का साथ भी पाकिस्तान को मिल सकता है। ऐसे में यूएनएससी में पाकिस्तान का डिफॉल्ट मोड भारत पर ध्यान केंद्रित करना रह सकता है। दोस्तों, रिपोर्ट के मुताबिक भारत पाकिस्तान के रिश्ते को देखते हुए ये माना जा सकता है कि संयुक्त राष्ट्र में दोनों के बीच बहुत सहयोग देखने को नहीं मिलने जा रहा। वहीं आपको बता दें तो उधर श्रीलंका ने लागू कर दी इंडिया फर्स्ट नीति। पहली विदेश यात्रा पर नई दिल्ली आ रहे हैं राष्ट्रपति दिशा नाइके। दोस्तों, श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमारा दिशा नाइके रविवार से भारत की 3 दिवसीय यात्रा शुरू करेंगे। पदभार ग्रहण करने के बाद ये उनकी पहली विदेश यात्रा होगी। दिशा नाइके 15 से 17 दिसंबर तक भारत यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी से मुलाकात करेंगे। दिशा नाइके के साथ विदेश मंत्री विजिता हेरात और वित्त उप मंत्री अनिल जयंता फर्नांडो भी होंगे। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय ने शुक्रवार को कहा कि दिशा नाइके की भारत यात्रा से दोनों देशों के बहुआयामी और पारस्परिक रूप से लाभकारी द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूती मिलने की उम्मीद है। मंत्रालय ने कहा कि दिशा नाइके की यात्रा के दौरान समुद्री सुरक्षा सहयोग से संबंधित मुद्दों पर बातचीत होने की संभावना है। 23 सितंबर को श्रीलंका के राष्ट्रपति चुने जाने के बाद दिशा नाइके की ये पहली विदेश यात्रा होगी, वो भी भारत की। दोस्तों, ऐसे में मोस्ट वेलकम टू इंडिया दिशा नाइके कहना आप लोग मत भूलिएगा। और उनकी इस इंडिया फर्स्ट नीति को लेकर आपकी राय क्या होने वाली है दोस्तों, बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। जिन्होंने दुनिया को एक बहुत बड़ा मैसेज दिया है, खास करके नेपाल जैसे देशों को, जिन्होंने अपनी इंडिया फर्स्ट नीति से 2 कदम पीछे खींच लिया है और चाइना फर्स्ट नीति बना लिया है। ऐसे में आपकी राय तो बनती है दोस्तों। वहीं आपको बता दे बड़ी खबर, बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमला, कहा भारतीयों से बात की तो गायब कर दूंगा। जी हां, छल का पीड़ित का दर्द दोस्तों, एक चौंकाने वाली रिपोर्ट निकलकर सामने आई है, जहां बांग्लादेश में तख्ता पलट के बाद से देश के अल्पसंख्यक हिंदुओं पर हिंसा और अत्याचार की घटनाएं बढ़ गई हैं। बांग्लादेश में इस साल जून में आरक्षण को लेकर भड़की छात्रों के विरोध प्रदर्शन के कारण प्रधानमंत्री शेख हसीना को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा। हसीना ने 5 अगस्त को देश छोड़कर के भारत आ गई। वहीं इसके बाद बांग्लादेश में अंतरिम सरकार का गठन हुआ, जिसके नेतृत्व में आज क्या है हिंदुओं की हालत बांग्लादेश में, वो हम आपको बता ही रहे हैं। दरअसल दोस्तों, रिपोर्ट में बड़ा खुलासा हुआ है कि अब वहां के हिंदुओं को धमकी दी जा रही है कि अगर तुमने भारतीयों से बात की तो तुमको गायब कर दिया जाएगा, यानी तुमको मार दिया जाएगा। दोस्तों, वहीं बता दें इतना ही नहीं, बांग्लादेश में हिंदू हिंसा के खिलाफ अमेरिका में उठने लगी आवाज। कांग्रेस सीनेटर ने अब उठा दी ये मांग। दोस्तों, व्हाइट हाउस ने बांग्लादेश की स्थिति पर अपनी सतर्कता व्यक्त की है। राष्ट्रीय सुरक्षा संचार सलाहकार जॉन किर्बी ने कहा कि राष्ट्रपति बाइडेन घटनाक्रम पर बारीकी से नजर गड़ाए हुए और धार्मिक और जातीय अल्पसंख्यकों की सुरक्षा के लिए बांग्लादेश की अंतरिम सरकार को जवाबदेह ठहराने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका की प्रतिबद्धता पर जोर दिया है। ये बयान पूर्व प्रधानमंत्री के पद से हटने के बाद चुनौतियों के मद्देनजर आया है, जिसमें बांग्लादेश की कानून प्रवर्तन और सुरक्षा सेवाओं की क्षमताओं को बढ़ाने के प्रयास चल रहे हैं। दोस्तों, बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ हो रहे व्यवहार को लेकर
चिंता ने भारतीय अमेरिकी समुदाय को संगठित कर दिया है, जिसके कारण व्हाइट हाउस से लेकर यूएस कैपिटल तक एक महत्वपूर्ण मार्च भी निकाला गया है। बड़ी संख्या में भारतीय अमेरिकियों द्वारा किया गया ये प्रदर्शन बांग्लादेश में हिंदुओं पर कथित हमलों के खिलाफ व्यापक चिंता और कार्रवाई की मांग को रेखांकित करता है। दोस्तों, इतना ही नहीं, इस सीरियस रैली के बाद यूनुस सरकार का बड़ा बयान भी आया है और उसने अन्य देशों के साथ समानता के आधार पर भारत से अच्छे संबंध चाहता है जैसा बयान भी दिया है। दोस्तों, बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने शनिवार को कहा कि वो भारत समेत सभी देशों के साथ पारस्परिक सम्मान और समानता पर आधारित मजबूत संबंध चाहती है। ढाका ट्रिब्यून अखबार की खबर के मुताबिक विदेश मामलों के सलाहकार मोहम्मद तौहीद हुसैन ने नरसिंहडी के रायपुरा और बेलाबो उप जिलों में अधिकारियों, पत्रकारों, नेताओं और बुद्धिजीवियों के साथ 2 अलग-अलग बैठकों के दौरान ये टिप्पणियां की हैं। तो वहीं आपको बता दें, आतंक रोधी अदालत ने इमरान खान के 38 समर्थकों को किया रिहा। सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन में थे ये शामिल। जी हां, पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के समर्थन में पिछले महीने विरोध प्रदर्शन करने पर गिरफ्तार किए गए 38 समर्थकों को पाकिस्तान की एक आतंकवाद रोधी अदालत ने शनिवार को रिहा कर दिया। पुलिस ने 26 नवंबर को विरोध प्रदर्शन में भाग लेने वाले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सैकड़ों समर्थकों को गिरफ्तार किया गया था। ये लोग इस्लामाबाद तक मार्च निकालने जा रहे थे। पीटीआई के संस्थापक और पूर्व पीएम इमरान खान ने 13 नवंबर को लोगों से देश भर में विरोध प्रदर्शन करने का आह्वान किया था। उन्होंने कहा था कि लोग पार्टी के लिए चुनावी जनादेश की बहाली, हिरासत में लिए गए पार्टी सदस्यों की रिहाई और 26वें संविधान संशोधन को बदलने की मांग करें। तो वहीं अगली खबर बता दें, विश्व बैंक से कंगाल पाकिस्तान को लगा तगड़ा झटका, $500 मिलियन का लोन किया रद्द। क्या रहा कारण, बता दें, विश्व बैंक ने पाकिस्तान को दिया जाने वाला $500 मिलियन से अधिक का बजट सहायता ऋण रद्द कर दिया है। बैंक का कहना है कि पाकिस्तान तय सीमा के अंदर महत्वपूर्ण शर्तों को पूरा करने में अनसक्सेसफुल रहा, विफल रहा, फेल रहा। एक्सप्रेस ट्रिब्यून के मुताबिक आवश्यक शर्तों में चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे के संबंध में क्रय शक्ति समझौते को रिवाइज करना शामिल था। वॉशिंगटन स्थित इस अंतर्राष्ट्रीय संस्था ने यह भी घोषणा की है कि वो चालू वित्त वर्ष के दौरान पाकिस्तान को कोई नया बजट सहायता ऋण स्वीकृत नहीं करेगा। इसे पाकिस्तानी अर्थव्यवस्था के लिए बहुत बड़ा झटका बताया जा रहा है। विश्व बैंक के प्रवक्ता ने कहा कि चालू वित्त वर्ष के लिए कोई बजट सहायता की योजना नहीं है जो जून 2025 में समाप्त होगा। यानी कि दोस्तों, विश्व बैंक ने कंगाल की दहलीज पर खड़े इस पाकिस्तान को बहुत बड़ा ये झटका दे करके उसको आईना दिखा दिया है कि पाकिस्तान तुम्हारी औकात आज क्या है। तो वहीं आपको बता दें, अमेरिका ने सुलीवन का गाजा युद्ध पर बहुत बड़ा बयान कह दिया। हमास बंधकों के नाम तक नहीं दे रहा। जी हाँ, नेतन्याहू पर भी इन्होंने जवाब दिया है। दोस्तों, अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जैक सुलीवन ने बातचीत न करने के लिए हमास की आलोचना की है। उन्होंने कहा है कि कई महीनों से हमास के नेता इजरायली बंधकों के नामों की लिस्ट के साथ बातचीत की मेज पर नहीं आ रहे। हमास अगर इतनी बुनियादी बातें करने के लिए भी तैयार नहीं है तो इजरायली बंधकों की रिहाई और गाजा युद्ध विराम के समझौते पर कैसे आगे बढ़ा जाएगा। दरअसल सुलीवन का ये बयान गाजा में युद्ध विराम के राजनयिक प्रयासों के कमजोर पड़ने को भी दिखाता है। टाइम्स ऑफ इजराइल के मुताबिक चैनल 13 न्यूज के साथ साक्षात्कार में जैक ने कहा है कि हमास से कोई लिस्ट नहीं मिल सकी है। अमेरिकी अधिकारी की यह टिप्पणी इसलिए अहम है क्योंकि कुछ रिपोर्ट में दावा किया गया था कि हमास ने मध्यस्थों को उन बंधकों की सूची सौंप दी है जिन्हें वो प्रस्तावित समझौते के पहले चरण में रिहा करेगा। वहीं बता दें, चीन को ताइवान पर परमाणु हमले से नहीं रोक पाएंगे 2 अमेरिकी संस्थाओं का बड़ा दावा। ट्रंप की बढ़ेगी टेंशन। दोस्तों, अमेरिका की ओर से चीन के ताइवान के खिलाफ आक्रामक रवैये पर लगातार चिंता जताई गई है और क्षेत्र में अपनी परमाणु ताकत मजबूत करने पर काम किया है। अमेरिका की ये कोशिश चीन को ताइवान में परमाणु हथियारों का उपयोग करने से रोकने में बहुत मददगार नहीं होने जा रही। वॉशिंगटन स्थित सेंटर फॉर स्ट्रेटेजिक एंड इंटरनेशनल स्टडीज और मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में एक वॉर गेमिंग लैब टेबल टॉप अभ्यास के आधार पर कहा है कि यूएस का न्यूक्लियर बिल्डअप ताइवान पर चीन के परमाणु हमले को रोकने में मजबूती नहीं दे रहा है। फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक इस प्रकार के वॉर गेम में सैन्य अधिकारियों और विशेषज्ञों की टीम रणनीति और क्षमताओं का परीक्षण करते हैं। वहीं बता दें, स्विट्जरलैंड ने भारत को का मोस्ट फेवर्ड नेशन दर्जा खत्म कर दिया। वहां भारतीय कंपनियों को 10% ज्यादा टैक्स अब देना होगा। नेस्ले विवाद के बाद ये बड़ा एक्शन लिया गया है। बता दें क्या है ये खबर। दोस्तों, दरअसल स्विट्जरलैंड सरकार ने भारत से मोस्ट फेवर्ड नेशन यानी MFN का दर्जा वापस ले लिया। स्विस सरकार के इस फैसले के बाद अब वहां काम करने वाली भारतीय कंपनियों को 1 जनवरी 2025 से 10% ज्यादा टैक्स देना होगा। स्विट्जरलैंड ने डबल टैक्स अवॉइडेंस एग्रीमेंट यानी DTAA के तहत भारत को MFN राष्ट्र का दर्जा दिया था। दरअसल DTAA एक तरह का एग्रीमेंट है। इसका इस्तेमाल 2 देश अपने नागरिकों और कंपनियों को डबल टैक्स से बचाने के लिए
कार्य करते हैं। इसके तहत कंपनियों या व्यक्तियों को उनकी सेवाओं या प्रोडक्ट के लिए 2 अलग देशों में अलग अलग टैक्स नहीं देना पड़ता। शुक्रवार को स्विट्जरलैंड की तरफ से कहा गया कि भारतीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले की वजह से उसे ये कदम उठाना पड़ा है। वहीं बता दें, सीरिया में बुरा फंसा अमेरिका तुर्की और इजराइल के लगा रहा है चक्कर, विद्रोहियों से संपर्क में है, दे रहा है जवाब। जी हां, सीरिया में तख्ता पलट के बाद तुर्की समर्थित विद्रोहियों ने कब्जा जमा लिया है। इसे अमेरिका के लिए एक बड़े झटके के तौर पर देखा जा रहा है। अमेरिका ने सीरिया में एक दूसरे विद्रोही समूह सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्सेज यानी एसडीएफ का समर्थन किया है। अब तुर्की के समर्थन वाले विद्रोही एसडीएफ के लड़ाकों पर हमले कर रहे हैं। इन हमलों में एसडीएफ को भारी नुकसान उठाना पड़ा है। एसडीएफ इस्लामिक स्टेट के आतंकवादियों के खिलाफ अमेरिकी गठबंधन में मुख्य सहयोगी है। इसका नेतृत्व वाईपीजी मिलिशिया कर रहा है। ये एक ऐसा समूह है जिसे तुर्की कुर्दिस्तान वर्कर्स पार्टी यानी पीकेके की आतंकवादी शाखा मानता है। तुर्की ने वाईपीजी और पीकेके को गैर कानूनी घोषित किया है, जिन्होंने 40 वर्षों तक तुर्की से लड़ाई लड़ी है। तो वहीं बता दें, पाकिस्तान के लिए जासूसी के आरोप से बरी व्यक्ति अब बनेगा न्यायाधीश। हाई कोर्ट का बड़ा आदेश। दोस्तों, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण निर्णय में जासूसी के आरोप में बाइज्जत बरी एक व्यक्ति को अपर जिला जज के तौर पर नियुक्त करने का राज्य सरकार को निर्देश दिया है। पाकिस्तान के लिए जासूसी करने और राजद्रोह के 2 मुकदमों में आरोपी रहे इस व्यक्ति को निचली अदालत द्वारा बरी कर दिया गया था। प्रदीप कुमार नाम के व्यक्ति द्वारा दायर याचिका पर यह आदेश पारित करते हुए न्यायमूर्ति सौमित्र दयाल सिंह और न्यायमूर्ति डी रमेश की पीठ ने कहा कि याचिकाकर्ता को 2 आपराधिक मामलों में बाइज्जत बरी कर दिया गया था और दोनों ही मामलों में आरोपों में कोई सत्यता नहीं पाई गई। वहीं बता दें, साउथ कोरिया में इमरजेंसी लगाने वाले राष्ट्रपति हटाए गए, महाभियोग प्रस्ताव हुआ पास। अब प्रधानमंत्री देश चलाएंगे। संसद के बाहर प्रदर्शनकारियों ने खुशी मनाई। दोस्तों, साउथ कोरिया के राष्ट्रपति यून सुक योल को हटा दिया गया है। यून सुक योल के खिलाफ संसद में महाभियोग प्रस्ताव लाया गया था। शनिवार को महाभियोग प्रस्ताव पास भी हो गया। अल जजीरा की रिपोर्ट के मुताबिक संसद में उनके खिलाफ 204 वोट पड़े, जबकि उनके समर्थन में सिर्फ 85 वोट डाले गए। संसद में यून के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव पारित होने के बाद राष्ट्रपति की शक्तियां तत्काल रूप से निलंबित हो गई हैं। अब प्रधानमंत्री हान डक सू कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम करेंगे। राष्ट्रपति यून ने 3 दिसंबर की रात को देश में मार्शल लॉ लगा दिया था। हालांकि भारी विरोध के बाद उन्होंने 6 घंटों के भीतर ही अपना फैसला वापस ले लिया। यून के इस कदम के बाद दक्षिण कोरिया में उनका काफी विरोध हुआ। साथ ही साथ वहीं बता दें, अमेरिका से 18,000 भारतीयों को निकालेंगे डोनाल्ड ट्रंप। ये अवैध प्रवासी, इनके पास कागज नहीं है। अमेरिका ने भारत को गैर मददगार देश बता दिया। बता दें, अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति बनते ही भारतीय प्रवासियों की मुश्किलें बढ़ सकती है। वहां से करीब 18,000 भारतीयों को निकाला जा सकता है। ये सभी लोग अवैध प्रवासी हैं, जिनके पास अमेरिका की नागरिकता नहीं है और वहां की नागरिकता हासिल करने के लिए सही कागज नहीं है। दरअसल अमेरिका में अवैध प्रवासियों से डील करने वाली सरकारी संस्था ICE ने करीब 15 लाख लोगों की एक लिस्ट यानी सूची बनाई है, जो अवैध रूप से अमेरिका में रह रहे हैं। 18,000 भारतीय भी इसी सूची में शामिल है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि जैसे ही वे राष्ट्रपति पद की शपथ लेंगे, सबसे पहले अवैध प्रवासियों को निकालने का काम करेंगे। इस मामले में ICE ने कहा कि बिना डॉक्यूमेंट वाले प्रवासियों को देश से बाहर भेजना ट्रंप की सीमा सुरक्षा एजेंडे का हिस्सा है। एक तरफ जहां अमेरिका 18,000 भारतीयों को निकालने की तैयारी कर रहा है, वहीं अमेरिकी सरकार ने एक सूची जारी करके भारत पर गैर मददगार होने का आरोप लगा दिया। इस सूची में उन देशों को रखा गया है जो अपने देश से अमेरिका गए लोगों को वापस लाने में सहयोग नहीं कर रहे हैं। अमेरिकी एजेंसी ICE ने डिपोर्टेशन प्रोसेस में मदद न करने वाले 15 देशों की लिस्ट बनाई है, जिन्हें गैर मददगार बताया गया। इनमें भारत का नाम भी शामिल है। लिस्ट में अपने नागरिकों की वापसी को अस्वीकार करना और निर्वासन में सहयोग न करने वाले देशों का नाम लिखा है। दोस्तों, ICE की लिस्ट में शामिल 15 गैर मददगार देश के नाम आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। अगर हम उन देशों के नाम ले तो आपको बता दें, वो देश है भारत, पाकिस्तान, चीन, रशिया, भूटान, म्यांमार, क्यूबा, कांगो, इरिट्रिया, इथोपिया, हांगकांग, ईरान, लाओस, सोमालिया, वेनेजुएला। जी हाँ दोस्तों, साथ ही साथ आपको बता दें, लैंडिंग गियर से लेकर इंजन तक का मोहताज हुआ। जिन्ना का देश बंद होने की कगार पर पहुंचा पाकिस्तान एयरलाइंस। आखिर क्या रही वजह, बता दे। पड़ोसी देश पाकिस्तान इन दिनों गहरे आर्थिक संकट से गुजर रहा है। देश की कमजोर आर्थिक स्थिति का असर उसकी प्रमुख राष्ट्रीय एयरलाइन पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन पर भी पड़ रहा है। आवश्यक कल पुर्जों और अन्य उपकरणों की कमी के कारण PIA के बेड़े का आधा हिस्सा सेवा से बाहर हो चुका है। रिपोर्ट के मुताबिक PIA के कुल 34 विमानों में से 17 तकनीकी समस्याओं के चलते उड़ान भरने में असमर्थ है। इनमें बोइंग 777, एयरबस A320 और छोटे ATR विमान शामिल है। एयरलाइन के सूत्रों के मुताबिक इंजन, लैंडिंग गियर और सहायक विद्युत इकाइयों जैसे आवश्यक भागों की कमी के पीछे मुख्य कारण
कारण वित्तीय संकट और संबंधित मंत्रालयों से मंजूरी में देरी है। ये स्थिति तब है जब PIA ने यूरोप में अपनी सेवाओं को फिर से शुरू करने की योजना बनाई थी। दोस्तों वहीं बता दें, वेस्ट बंगाल से जुड़ी बड़ी खबर, बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले का विरोध, पेट्रापोल सीमा पर बीजेपी विधायक और हजारों लोगों का भारी प्रदर्शन। जी हां, पश्चिम बंगाल में शनिवार को भारत बांग्लादेश सीमा पर पेट्रापोल में हजारों लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया। उन्होंने बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों के खिलाफ कथित हमलों और अत्याचारों के साथ साथ हिंदू संत चिन्मय कृष्ण दास की हाल ही में हुई गिरफ्तारी पर नाराजगी जताई है। जानकारी के अकॉर्डिंग इस विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व पश्चिम बंगाल के कल्याणी से भाजपा विधायक अंबिका रॉय ने किया। इस दौरान उन्होंने हिंदू संपत्ति की रक्षा करने और राजधानी ढाका समेत धार्मिक स्थलों पर आगजनी और तोड़फोड़ को रोकने में विफल रहने के लिए बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। वहीं बता दें, पश्चिम बंगाल सरकार के मंत्री फिरहाद हकीम के बयान पर खड़ा हो गया विवाद। कहने लगे, अल्लाह ने चाहा तो हम बहुमत में होंगे, जिसके बाद भाजपा ने घेरा है। दोस्तों, पश्चिम बंगाल के मंत्री फिरहाद हकीम के एक बयान पर विवाद शुरू हो गया। दरअसल हकीम ने कह दिया कि मुसलमानों को ऐसी स्थिति में आना चाहिए जिससे उनकी आवाज खुद ही सुन ली जाए और उनकी न्याय व विकास की मांग पूरी हो जाए। मंत्री ने शुक्रवार को एक कार्यक्रम में कहा कि राज्य में हम 33% हैं और देश भर में 17% हैं। हम संख्या में कम हो सकते हैं, लेकिन अगर अल्लाह ने चाहा तो हम इतने मजबूत हो सकते हैं कि हमें न्याय के लिए मोमबत्तियों के साथ रैलियां नहीं करनी पड़ेंगी। हमारी आवाज खुद ही सुनी जाएगी और हमारी मांगे पूरी होंगी। तो वहीं भाजपा के IT विभाग के प्रमुख अमित मालवीय ने हकीम के बयान की आलोचना की। मालवीय ने आरोप लगाया कि हकीम ने इस और इशारा किया है कि पश्चिम बंगाल और भारत में जल्द ही मुसलमानों की आबादी बहुमत में हो जाएगी। उन्होंने ये भी कहा कि हकीम के बयान से लगता है कि मुसलमान अब न्याय अपने हाथों में लेगा, जिससे शरिया कानून का समर्थन करने की बात हो सकती है। दोस्तों, इस पर आपकी क्या राय होने वाली है बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। क्या भारत में कभी ऐसा पॉसिबल हो पाएगा? ऐसे में आपकी राय, आपका जवाब तो बनता है। और इन फ्यूचर ऐसा ना हो, ऐसे में भारत की मोदी सरकार को क्या कदम उठाने चाहिए? दोस्तों, सुझाव देना बिल्कुल मत भूलिएगा आप लोग। तो वहीं आपको बता दें, जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा कब मिलेगा, जिसके जवाब में संसद में मैं पहले ही बता चुका हूं, जैसा बयान दिया अमित शाह जी ने। दोस्तों, गृह मंत्री अमित शाह जी ने शनिवार को मीडिया कार्यक्रम एजेंडा आज तक के मंच पर शाह है तो संभव है सेशन में जम्मू कश्मीर के मुद्दे पर चर्चा की। जब उनसे पूछा गया कि जम्मू कश्मीर में पूर्ण राज्य का दर्जा कब मिलेगा, तो उन्होंने कहा कि इस बारे में संसद में पहले ही बता चुका हूं कि उचित समय पर उचित निर्णय लिए जाएंगे। तो वहीं आपको बता दें, इस दिन संसद में पेश होगा वन नेशन वन इलेक्शन वाला बिल। 2 विधेयक ला रही है मोदी सरकार। दोस्तों, सरकार एक देश एक चुनाव यानी वन नेशन वन इलेक्शन से संबंधित 2 विधेयक आगामी 16 दिसंबर को लोकसभा में पेश करेगी। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल निचले सदन में संविधान 129वां संशोधन विधेयक और केंद्र शासित प्रदेश कानून विधेयक पेश करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने लोकसभा तथा राज्य विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराने की अवधारणा के क्रियान्वयन के लिए संवैधानिक संशोधन विधेयक को गत 12 दिसंबर को मंजूरी दी थी। मंत्रिमंडल ने 2 मसौदा कानूनों को मंजूरी दी है, जिसमें से एक संविधान संशोधन विधेयक लोकसभा एवं राज्य विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराने से संबंधित है, जबकि दूसरा विधेयक विधानसभाओं वाले 3 केंद्र शासित प्रदेशों के एक साथ चुनाव से जुड़ा हुआ है। संविधान संशोधन विधेयक को पारित कराने के लिए 2/3 बहुमत, जबकि दूसरे विधेयक के लिए सदन में सामान्य बहुमत की आवश्यकता होगी। वहीं आपको बता दें, प्रधानमंत्री मोदी का कांग्रेस पर बड़ा हमला। कहा, एक परिवार ने संविधान को चोट पहुंचाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकसभा में संविधान पर हुई चर्चा का जवाब दे रहे थे। अपने संबोधन में पीएम मोदी ने 2 टूक कहा कि हमारा संविधान भारत की एकता का आधार है। इसको बनाने में समाज के हर वर्ग का, हर कैटेगरी का प्रतिनिधित्व था। उन्होंने कांग्रेस के नेहरू गांधी परिवार पर हमला बोलते हुए कहा कि एक परिवार ने संविधान को चोट पहुंचाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। इस बात का इसलिए जिक्र कर रहा क्योंकि इस परिवार ने 55 साल तक देश पर राज किया। इसी वजह से जानने का अधिकार है कि क्या हुआ। जी हाँ, पीएम मोदी ने कहा, इस परिवार ने कुविचार, कुनीति आदि की परंपरा पर लगातार चल रही हर स्तर पर इस परिवार ने संविधान को चुनौती दी है। यानी कि कुल मिलाकर कांग्रेस को बहुत बुरे तरीके से मोदी सरकार ने, मोदी जी ने घेरा है। दोस्तों, तो वहीं आपको बता दें, लोकसभा में गरजे ओवैसी। कहा, अगर मैं संसद की खुदाई करूं और कुछ पाऊं तो क्या वो मेरा हो जाएगा। दोस्तों, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन AIMIM के प्रमुख और हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने शनिवार को कुछ धार्मिक संरचनाओं का सर्वेक्षण करने या उन्हें ध्वस्त करने के आह्वान पर चिंता जताई। भारतीय संविधान को अपनाने की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आयोजित बहस के दौरान बोलते हुए ओवैसी ने कहा, पूछा कि मुझसे पूछा जा रहा है कि क्या 500 साल पहले कोई मस्जिद थी। अगर मैं संसद की खुदाई करूं और कुछ मिल जाए तो क्या वो मेरी हो जाएगी। वाकई में दोस्तों बौखलाते नजर आए हैं ओवैसी साहब। तो वहीं बता दें, अनुराग ठाकुर का राहुल गांधी पर बड़ा
बड़ा पलटवार कहा, अंगूठा काटने की बात करने वालों के राज में सिखों के गले काटे गए। जी हाँ, लोकसभा में संविधान के ऊपर चल रही बहस में भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर ने राहुल गांधी को तीखा जवाब दिया। ठाकुर ने कहा कि राहुल गांधी लगातार संविधान को दिखाते रहते हैं, लेकिन जैसा कि मैंने पहले कहा है कि इन्हें ये भी पता नहीं है कि संविधान में पेज कितने हैं। कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधते हुए ठाकुर ने कहा कि आज ये लोग संविधान बचाने की बात करते हैं, भाजपा पर अंगूठा काटने का मनगढ़ंत इल्जाम लगाते हैं, ये भूल जाते हैं कि इन्हीं की पार्टी के शासन में सिखों के गले काट दिए गए थे। कांग्रेस पार्टी की ही सरकार थी जब देश के लोकतंत्र का गला घोटकर आपातकाल लगा दिया गया था। आज आप संविधान को अपनी जेब में रखकर घूमते हो, लेकिन इसे केवल लेकर घूमने से कुछ नहीं होगा। मैं तो आपसे कहता हूँ कि आप इसे पढ़कर भी देखिए, आपको समझ आ जाएगा कि कैसे गांधी परिवार और कांग्रेस पार्टी ने संविधान की धज्जियां उड़ाने का काम किया है। दोस्तों, ऐसे अनुराग ठाकुर के इस बयान का क्या आप समर्थन करेंगे? क्या इन्होंने सटीक जवाब दिया है? दोस्तों, कांग्रेस को बताना मत भूलिएगा। तो वहीं बता दें, लाल कृष्ण आडवाणी जी अपोलो अस्पताल में हुए भर्ती, आखिर क्या हुआ उन्हें? दरअसल वरिष्ठ भाजपा नेता लाल कृष्ण आडवाणी को दिल्ली के अपोलो अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अधिकारियों ने शनिवार को यह जानकारी दी है। लाल कृष्ण आडवाणी जी को शुक्रवार को तबियत खराब होने के बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था। फिलहाल उन्हें निगरानी में रखा गया है। दोस्तों, टीवी रिपोर्ट के मुताबिक लाल कृष्ण आडवाणी को रूटीन चेकअप के लिए दिल्ली के अपोलो अस्पताल में एडमिट किया गया है। फिलहाल उनका स्वास्थ्य कंट्रोल में बताया जा रहा है। पिछले 2 हफ्ते से उनकी तबियत खराब चल रही थी। ऐसे में गेट वेल सून आडवाणी जी कहना मत भूलिएगा आप लोग कमेंट में, ताकि आप लोगों की दुआएं लग सके और वो ठीक रहे। तो वहीं आपको बता दें, जरूरी खबर, आधार फ्री में अपडेट करने की डेडलाइन फिर बढ़ा दी गई है। दोस्तों, अब 14 जून 2025 तक नहीं देनी होगी फीस। यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी UIDAI ने फ्री में आधार अपडेट करने की डेडलाइन को फिर से 6 महीने के लिए बढ़ा दिया है। अब आप अपने आधार कार्ड को 14 जून 2025 तक फ्री में अपडेट कर सकेंगे और इसके लिए कोई चार्ज नहीं देना होगा। इसके बाद आधार अपडेट करने के लिए चार्ज देना होगा। पहले ये डेडलाइन 14 दिसंबर 2024 थी, यानी कि चौथी बार डेडलाइन को बढ़ा दी गई है। दोस्तों, ऑफिशियल वेबसाइट पर खुद कर सकते हैं आप जाकर के अपडेट, और इससे जुड़ी कोई भी जानकारी आपको चाहिए है दोस्तों तो कमेंट में जरूर पूछिएगा, हम आपको वहीं जवाब देंगे। बहरहाल ये थी की सारी बड़ी खबरें। आपको खबर कैसी लगी कमेंट में बताना बिल्कुल मत भूलिएगा, और इस वीडियो को भी लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के वीडियो को भाइयों में, साथियों में, रिश्तेदारों में, व्हाट्सएप, फेसबुक, एक्स के माध्यम से शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते अगली खबर में। यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।